Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. This is Vishwani Bansal. So in today's video, we are going to revise Muslim law, important topics of Muslim law that are important regarding your judiciary exams. So जैसे कि पंजाब जुडिशरी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है यूपी की, so these videos are helpful for all the states in which Muslim law is a subject. So let's start with our essential or formal requirements of marriage. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैरिज है मुस्लिम लॉ में दैट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज जो है मुस्लिम लॉ में दिस इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट सेक्रेड, ये सेक्रेड नहीं है, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो व्हाट आर द एसेंशियल्स और फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ? एक मुस्लिम लॉ के अंडर एसेंशियल या फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स क्या है मैरिज की? तो देयर आर 3 एसेंशियल और फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैरिज अंडर द मुस्लिम लॉ। तो एसेंशियल या फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स कितनी है? 3 है। सो कौन कौन सी एसेंशियल या फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है? फर्स्ट वन इज दैट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड इज कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। सेकंड इज कॉम्पिटेंट पार्टीज एंड द थर्ड वन इज दैट इज देयर शुड नॉट बी एनी लीगल डिसेबिलिटी, कोई भी लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। So these are the 3 essential requirements of a Muslim marriage. So let's discuss these one by one. Proposal and acceptance. Like marriage, like any other contract, marriage जैसे कि contract में proposal and acceptance का होना ज़रूरी है, ऐसे ही marriage में भी proposal and acceptance का होना ज़रूरी है. That's why this is a civil contract. तो marriage में जो है proposal को हम कहते हैं इज़ब and acceptance is called as कबूल. तो marriage में जो है इज़ब और कबूल दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। दैट इज़ एक पार्टी प्रपोजल देती है एंड दूसरी पार्टी जो है उसको एक्सेप्टेंस करती है। नाउ जो ये प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है ये एक ही मीटिंग में होना चाहिए। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड मैरिज इज दैट जो ट्रांजेक्शन है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को लेके दैट शुड बी कंप्लीटेड एट वन मीटिंग, वो एक ही मीटिंग पे कंप्लीट होनी चाहिए। तो प्रपोजल अगर एक मीटिंग पे किया है एंड एक्सेप्टेंस अगर किसी दूसरी मीटिंग पे की है देन दैट इज नॉट अ वैलिड मैरिज, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी फिर वैलिड मैरिज को। तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी मेड एट वन मीटिंग। अगर प्रपोजल एक मीटिंग पे किया है एंड एक्सेप्टेंस इज डन एट अदर मीटिंग देन दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज। Next is there must be reciprocity between offer and acceptance. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच में रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। द एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी कंडीशनल। लाइक अगर ए ने ऑफर किया बी के साथ मैरिज करने के लिए कि आई विल पे यू, ए एग्रीज की ठीक है कि 2000 रुपये डावर जो है वो स्पेसिफाइड किया गया। ए ऑफर्स टू बी मैरी बी ऑन ₹2000 एज ए डावर। बी ने ये कहा, बी ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया इस कंडीशन के ऊपर कि नहीं आप मुझे जो है 5000 रुपीज एज ए टावर यू विल पे मी। तो देर इज ए कंडीशन इन दिस, यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है। सो देर इज नो रेसिप्रोसिटी बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड देयर फोर देर इज नो मैरिज। तो जहाँ पे रेसिप्रोसिटी नहीं होगी वहाँ पे कोई भी मैरिज नहीं होगी, किसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी रेसिप्रोसिटी बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। So this is the second thing regarding the proposal and acceptance. Now the third thing regarding the proposal and acceptance is Sunnis and Shia has a different point of view regarding this. तो सुन्नीस का ये कहना है कि अगर कोई मैरिज करता है द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मेल विटनेसेस होने चाहिए। अगर जब मैरिज की जाती है इन द मैरिज देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ 2 मेल विटनेसेस। अगर मेल प्रेजेंट नहीं है तो 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस होने चाहिए। अगर मेल नहीं है दो तो 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस होने चाहिए जो सेन है, एडल्ट है एंड जो मुस्लिम्स हैं, हु आर सेन, एडल्ट एंड मुस्लिम्स। अगर एब्सेंट है, ठीक है, अगर सपोज ये विटनेसेस नहीं है, ठीक है, दीज विटनेसेस आर नॉट देयर, तो ये मैरिज को वॉइड नहीं करेंगे, देन मैरिज सिर्फ इरेगुलर होगी। ये आगे मैं आपको लीगल डिसेबिलिटीज में पढ़ेंगे हम। तो absence of witnesses does not render the marriage void but irregular. But whereas अगर हम शियाज की बात करें तो शियाज में no witnesses are required.
यहाँ पे विटनेसेस जरूरी नहीं होते हैं. नो विटनेसेस आर नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मैरिज. हाँ, दे आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. इन द केस ऑफ हम डाइवोर्स के कंसेप्ट में पढ़ेंगे, बट मैरिज के टाइम शियाज में किसी भी विटनेस की जरूरत नहीं है. बट सुन्नीज में 2 मेल, अगर 2 मेल एब्सेंट हैं तो 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस. एंड अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये मैरिज को, दिस डज नॉट रेंडर द मैरिज वॉइड बट इर्रेगुलर. तो जो पार्टीज मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, दे मस्ट बी एक्टिंग अंडर द फ्री विल एंड कंसेंट. फ्री विल होनी चाहिए एंड कंसेंट होना चाहिए. तो द कंसेंट शुड बी विदाउट एनी फियर और अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड. बिना किसी फियर के, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के या फ्रॉड के होना चाहिए. तो मुस्लिम लॉ में जो है, पुबर्टी एंड मेजॉरिटी इज वन एंड द सेम थिंग. मुस्लिम लॉ में पुबर्टी एंड मेजॉरिटी एक ही चीज है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुबर्टी? पुबर्टी का मतलब होता है, लाइक वी सी इन, अगर हम बाकी लॉज की बात करें तो वहाँ पे इंडियन मेजॉरिटी एक्ट लगता है कि 18 ईयर्स की गर्ल की एज होनी चाहिए, 21 ईयर्स की बॉय की एज होनी चाहिए टू एंटर इनटू मैरिज. व्हेन वी स्टडी हिंदू मैरिज एक्ट जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पुबर्टी का कंसेप्ट अप्लाई होता है. According to this, puberty means the age at which the person becomes capable of performing sexual intercourse and procreating children. So, puberty and majority are in the Muslim law one and the same thing. तो जो प्रिजम्पशन है जनरली वो 15 ईयर्स की ड्रॉ करके चली जाती है. इट इज प्रिज्यूम कि अगर कोई बॉय या गर्ल 15 साल की एज को अटेन कर लेता है, देन दैट इज कि उसने पुबर्टी की एज को अटेन कर लिया एंड ही इज फ्री टू मैरी एनीवन. कि वो किसी से भी मैरिज करने के लिए जो है फ्री है, वो किसी से भी अपनी मर्जी से जो है वो शादी कर सकता है. तो फ्री विल एंड कंसेंट होना चाहिए एंड पुबर्टी की एज जो है वो अटेन होनी चाहिए. तो यही हमारा सेकंड पॉइंट है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए. तो पार्टीज टू ए मैरिज मस्ट हैव द कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की. दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मैरी. मुस्लिम जो साउंड माइंड का है एंड जिसने पुबर्टी की एज को अटेन कर लिया है, वो एक मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर कर सकता है. मुस्लिम हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हु हैज अटेन द एज ऑफ पुबर्टी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. नाउ वी हैव सीन कि पुबर्टी का कंसेप्ट हमने जो है देख लिया है. तो जनरली 15 साल की एज को ही अटेन जो है प्रिज्यूम करके चला जाता है. तो अगर कोई मैरिज किसी माइनर की हो, तो मैरिज ऑफ माइनर्स एंड गार्जियनशिप इन मैरिज. मैरिज ऑफ माइनर्स एंड गार्जियनशिप इन मैरिज. सो इट शुड, जो मैरिज है एक माइनर की बिना गार्जियन के कंसेंट के, वो इनवैलिड है. अगर किसी माइनर की मैरिज करनी है तो गार्जियन के कंसेंट की रिक्वायरमेंट है. विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियन दैट इज इनवैलिड अनलेस इट इज रेटिफाइड ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी. तो एक बॉय या गर्ल जिसने पुबर्टी की एज को अटेन कर लिया है, ही और शी इज एट लिबर्टी टू मैरी एनीवन ही और शी लाइक्स एंड गार्जियन की वहाँ पे कोई भी राइट नहीं है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है. बट अगर माइनर को जो है द राइट टू कॉन्ट्रैक्ट टू गिव अ माइनर इन मैरिज दैट बिलोंग्स टू द गार्जियन, वो गार्जियन को बिलोंग करता है. तो जिसको हम जबर कहते हैं, गार्जियनशिप इन मैरिज. तो हु हैज द अथॉरिटी, कौन कौन जो है एक माइनर को मैरिज में दे सकता है, दिस इज कॉल्ड एज जबर. तो देर आर सर्टेन पर्सन्स इन, दिस इज रिगार्डिंग द सुन्नीज. सुन्नीज में ये चीज जो है, ठीक है, ये मैरिज में दे सकते हैं सक्सेसिवली. फर्स्ट सबसे पहले अथॉरिटी जो है वो फादर के पास आती है. अगर फादर नहीं है देन पैटर्नल ग्रैंडफादर. And who has the authority to give a minor in marriage, that is paternal grandfather, then brother and other male relations. Brother and other male relations on father's side. Father की side पे. Fourth one is अगर ये भी available नहीं है then mother. अगर ये भी available नहीं है then the maternal uncle or aunt. Maternal uncle या aunt. अगर ये भी नहीं है then the state.
So these persons in Sunni law has the authority to give a minor in marriage. ठीक है, माइनर जिसने की पुबर्टी की एज को अटेन नहीं किया है। बट ये तो हो गया रिगार्डिंग द सुन्नीस। अब शियाज का इसके रिगार्डिंग कौन कौन शियाज में जो है एक माइनर को मैरिज में दे सकता है। अंडर द शिया लॉ ओनली द फादर एंड द पेटर्नल ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर आर रिकॉग्नाइज्ड एज गार्जियंस फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग द मैरिज ऑफ माइनर। शियाज में इन दोनों के अलावा कोई भी माइनर को जो है मैरिज में नहीं दे सकता है। So these are the persons who has the authority to give a minor in marriage. Now what I have told you is कि अगर माइनर के किसी माइनर की शादी हुई है बिना गार्जियन के कंसेंट के, that is invalid unless it is ratified on attaining majority. Unless कि वो रेटिफाई ना हो जाए, ठीक है, मेजॉरिटी अटेन करने पे। नाउ व्हाट इज ऑप्शन ऑफ पुबर्टी? ठीक है, देयर इज अ कंसेप्ट दैट इज ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। लेट्स डिस्कस दैट। Option of puberty is also called as khiyar ul bulk. This is also known as khiyar ul bulk. तो माइनर जिसको कि मैरिज में दिया गया है बाय द गार्जियन ऑफ ए मैरिज, उसका राइट है मैरिज को रेपुडिएट करने का या और रेटिफाई करने का मैरिज को ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। तो इस राइट को हम कहते हैं दैट इज ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। So what is option of puberty? This is the right of a minor boy. This is the right of a minor boy or girl whose marriage has been contracted through a guardian. जिसकी मैरिज जो है गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट की है टू रेपुडिएट और कंफर्म द मैरिज ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। कि वो जो है रेपुडिएट कर सकता है या कंफर्म कर सकता है मैरिज को ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। So what is the present law on the option of puberty? प्रेजेंट लॉ क्या है ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को लेके? तो दिस इज गिवन अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ने उसने जो है मॉडिफाई कर दिया था ओल्ड लॉ ऑफ ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को लेके। तो प्रायर टू दैट अगर मैरिज किसी माइनर गर्ल की होती थी, अगर वो फादर या ग्रैंडफादर ने की थी तो उसको रेपुडिएट नहीं किया जा सकता था, उसको माइनर रेपुडिएट नहीं कर सकते थे on attaining the age of puberty, except there were certain circumstances under which she can do so. But now ये जो law है this has been superseded by section 2 of subsection 7 of the dissolution of Muslim Marriage Act में आपको इसके रिगार्डिंग प्रोविजन दी हुई है। So what this says according to section 2 subsection 7 of dissolution of Muslim Marriage Act, a woman married under the Muslim law, एक women जिसकी शादी मुस्लिम लॉ में हुई है shall be entitled to obtain a decree for divorce on the ground that she has been given in marriage by her father, कि उसको जो है उसके फादर ने मैरिज में दिया था या किसी और गार्जियन ने बिफोर शी हैज अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड ठीक है उसको मैरिज को रेपुडिएट करना होगा बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 3 conditions needs to be satisfied for obtaining for claiming the option of puberty। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? फर्स्ट वन इज कि जो मैरिज है दैट टुक प्लेस बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स, कि मैरिज कब हुई? वो 15 साल की एज के पहले हुई। शी रेपुडिएटेड द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसने 18 साल के होने से पहले जो है मैरिज को रेपुडिएट किया। एंड जो प्लस this is very important point that the marriage has not been consummated। मैरिज जो है वो कॉन्ज्यूमेट नहीं होनी चाहिए। अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट हो गई है देन ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को एक्सरसाइज जो है वो नहीं किया जा सकता। तो there were restrictions on the option of puberty in the case of a minor Muslim girl whose marriage has been arranged by her father or other guardian has been abolished provided 3 conditions are satisfied, कि the marriage took place before she attained the age of 18 years, she repudiated the marriage before attaining the age of 18 years and the marriage has not been consummated, and marriage जो है वो consummate नहीं हुई है। So we have seen essentials of marriage में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, that is proposal and acceptance, that we have seen parties competent होनी चाहिए जिसमें हमने ये पॉइंट्स पढ़ लिए हैं
नाउ द थर्ड पॉइंट वाज दैट इज लीगल डिसेबिलिटी, कि कोई भी लीगल डिसेबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये कोई भी लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? लीगल डिसेबिलिटी मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस की एग्जिस्टेंस जिसमें कि अंडर विच अ मैरिज इज नॉट परमिटेड, जिसमें मैरिज को परमिट नहीं किया गया है। So these prohibitions has been classified into 4 classes. इन prohibitions को 4 classes में divide किया गया है, that is absolute incapacity, relative incapacity, prohibitory incapacity and directory incapacity. Absolute incapacity, relative incapacity, prohibitory incapacity and directory incapacity. So the first one is absolute incapacity. Absolute incapacity to marriage arises from 3 things, that is consanguinity, fosterage and affinity. ये 3 चीजों से arise करती है, that is consanguinity, fosterage and affinity. So let's discuss this one by one. So what is the meaning of consanguinity? Consanguinity का मतलब होता है blood relationship. ठीक है, अगर कोई भी किसी से ब्लड रिलेशनशिप में जो है अटैच्ड है, देन that is prohibited from marrying that person. For example, one cannot marry his mother, his daughter, his sister, his niece. So these all comes under the consanguinity, that is absolute incapacity, कि कोई भी पर्सन इन रिलेशंस में जो है मैरिज नहीं कर सकता है। तो अगर कोई भी पर्सन कंसैंग्युइनिटी में मैरिज करता है, किसी ने अपनी मदर के साथ मैरिज कर ली, अपनी सिस्टर के साथ, तो ऐसी मैरिज जो है वो वॉइड होगी। एंड अगर कोई भी चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं ऐसी मैरिज से, दैट विल बी इलेजिटिमेट। ठीक है, वो इलेजिटिमेट होंगे। सेकेंड इज दैट इज एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है कि नॉट रिलेटेड बाय ब्लड बट दे आर सो क्लोजली रिलेटेड दैट द मैरिज कैन नॉट बी अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन कैन नॉट मैरी हिज वाइफ्स मदर, अपनी वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकते, अपनी वाइफ की डॉटर से, वाइफ ऑफ हिज फादर, वाइफ ऑफ हिज सन। सो दीज ऑल कम अंडर द एफिनिटी। तो अगर कोई भी मैरिज करता है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में, चाहे वो तीनों केसेस में हो, वो मैरिज क्या होगी? दैट इज व्हाट फॉस्टरेज का मतलब होता है, दैट इज when a child under the age of 2 years, when a child under the age of 2 years has been suckled by a woman other than his own mother, then the woman becomes the foster mother of the child. जो woman है वो foster mother बन जाती है child की। So this comes under the absolute incapacity में ये सारी चीजें आती हैं। एंड अगर कोई भी मैरिज करता है absolute incapacity में, that is a void marriage. Second is relative incapacity. Now what is the meaning of relative incapacity? Relative incapacity जो है ये ऐसे केसेस से अराइज होती है which render the marriage invalid, जो मैरिज को इनवैलिड करते हैं तब तक जब तक कि वो बार जो है वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम लॉ में जो है 4 वाइव्स आर अलाउड। ठीक है, सपोज एक पर्सन की एक्स, देयर इज अ पर्सन, इसकी 4 वाइव्स हैं ABCD। नाउ ही वांट टू मैरी 5th वन, दैट इज E। इसने जो है 5th वन से शादी कर ली। नाउ अगर ये इस मैरिज को वैलिड मैरिज करना चाहता है, तो या तो ये डी को डाइवोर्स दे दे, या फिर अगर डी की डेथ होगी तो ये मैरिज क्या बन जाएगी? वैलिड मैरिज। तो अगर ये इसको डाइवोर्स दे देता है, ठीक है, तो ये मैरिज क्या बन जाएगी? वैलिड मैरिज, बिकॉज जो ये बार थी वो रिमूव होगी। So relative incapacity render the marriage invalid only so long as the cause which creates the bar exists. The moment it is removed, जैसे ही वो रिमूव हो जाती है, तो कैपेसिटी जो है, इनकैपेसिटी, वो एंड कर जाती है एंड द मैरिज बिकम्स वैलिड एंड बाइंडिंग। जो मैरिज है वो वैलिड एंड बाइंडिंग हो जाएगी। So this differs from the absolute incapacity that we have studied, where the marriage is void ab initio. So absolute incapacity में marriage जो है that is void ab initio and that never becomes valid marriage. तो
relative incapacity में there are certain things that comes under relative incapacity. First one is that is unlawful conjunction. Second is that is polygamy, marrying a fifth wife. थर्ड वन इज absence of proper witnesses. ये मैंने आपको witnesses के पॉइंट में भी करवाया था. We'll discuss this again. And the fourth one is that is differences of religion. Differences of religion. And the fifth one is that is women undergoing it. So these are the cases that comes under the relative incapacity. Let's discuss these one by one. So the first one is that is unlawful conjunction. इसका मतलब क्या है कि जो women है अगर वो आपस में रिलेटेड हैं by consanguinity, affinity या fosterage, that वो इस तरह से रिलेटेड हैं that they could not have lawfully intermarried with each other if they had been of different sexes. For example, एक मुस्लिम जो है वो दो सिस्टर्स से शादी नहीं कर सकता है, और या फिर एक मुस्लिम जो है वो एक आंट और एक नीस से शादी नहीं कर सकता है. Why this prohibition is provided? To avoid the confusion of kindred. ठीक है, कोई भी ड्यूअल रिलेशनशिप की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको प्रोहिबिट किया गया है. तो एक मुस्लिम दो सिस्टर से शादी नहीं कर सकता है. अगर एक मुस्लिम अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी करता है तो उसको जो है अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना होगा उस मैरिज को वैलिड होने के लिए, या फिर अगर उसकी वाइफ की डेथ होगी देन ही कैन मैरी हिज सिस्टर, अदरवाइज नॉट. तो जो बार है ये अनलॉफुल कंजंक्शन है, ये एक मैरिज को इरेगुलर करती है ना कि वॉइड. जैसे ही वो बार जो है रिमूव हो जाती है तो मैरिज क्या हो जाएगी, दैट बिकम्स अ वैलिड मैरिज. तो सुन्नीज में तो ये मैरिज जो है इरेगुलर होती है, बट शियाज में ये मैरिज जो है अगर कोई ऐसे करता है दैट इज अ वॉइड मैरिज. सो यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. Polygamy का point we have already discussed. Now the third point is that is absence of proper witnesses. So we have already discussed कि सुन्नीस में दो मेल विटनेसेस का प्रेजेंस होना जरूरी है शादी के टाइम. अगर दो मेल अवेलेबल नहीं है देन वन मेल एंड टू फीमेल विटनेसेस आर रिक्वायर्ड. बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो मैरिज जो है इनवैलिड, वो दैट मैरिज डज नॉट बिकम वॉइड. वो मैरिज जो है वॉइड नहीं बन जाती है, दैट मैरिज बिकम्स अ इरेगुलर मैरिज. तो मैरिज जो है वो इरेगुलर होगी. So absence would not affect its contractual completeness. Such marriage has therefore been invalid but not void. ठीक है. So but in Shias अगर कोई marriage contract करता है by spouses, then in the absence of spouses, so that is a valid marriage. वहाँ पे presence of witnesses की requirement नहीं होती है. So this is the third point. Now the fourth point is differences of religion. तो एक सुन्नी मेल किससे मैरिज कर सकता है? अ सुन्नी मेल कैन मैरी अ मुस्लिम फीमेल. वो किसी भी मुस्लिम फीमेल से शादी कर सकता है, किसी भी सेक्ट की, चाहे सुन्नीज है, शियाज है या फिर किताबिया से. तो किताबिया का मतलब क्या है? मैरिज विद ए किताबिया, दैट इज अ वुमन हु बिलीव्स इन द रिलीजन प्रोफेसिंग अ डिवाइन बुक, दैट इज इस्लाम. ठीक है, इस्लाम हो गया. ठीक है, क्रिश्चियनिटी दैट इज बाइबल पढ़ी जाती है इस्लाम में, कुरान, जुडाइज्म, दिस इज वैलिड अंडर द मुस्लिम लॉ. तो एक सुन्नी मेल किसी भी मुस्लिम फीमेल से या किताबिया से मैरिज कर सकता है. किताबिया का मतलब है अ वुमन हु बिलीव्स इन द रिवील्ड रिलीजन professing a divine book, that is Islam, Christianity and Judaism, that is valid under the Sunni law. But he cannot marry, वो किस किस से शादी नहीं कर सकता है? He cannot marry an adulteress or a fire worshipper. So a Sunni male cannot marry a Hindu woman. वो एक adulteress या fire worshipper से मैरिज नहीं कर सकता है. तो अगर वो फायर वर्शिपर या फिर एडल्ट्रेस से मैरिज करता है सो दैट इज इरेगुलर अंडर द सुन्नी लॉ. अगर वो मैरिज करता है किसी एडल्ट्रेस या फायर वर्शिपर से तो मैरिज इरेगुलर होगी सुन्नी लॉ में, बट दैट इज वॉइड अंडर द शिया लॉ. बट शियाज इस मैरिज को क्या रेंडर करते हैं? दे से कि दिस मैरिज इज अ वॉइड मैरिज.
नाउ इफ वी टॉक अबाउट, दिस इज रिगार्डिंग द सुन्नी मेल, ये तो सुन्नी मेल के रिगार्डिंग हो गया। नाउ मुस्लिम वुमेन किस किस से मैरिज कर सकती है? अब मुस्लिम वुमेन कैन नॉट मैरी एनी मैन, मुस्लिम वुमेन किसी और पर्सन से शादी नहीं कर सकती हैं हु इज नॉट अ मुस्लिम, ठीक है, हु इज नॉट अ मुस्लिम वेदर ही इज ए किताबी, दैट इज अ मैन बिलीविंग इन द रिवील्ड रिलीजन प्रोफेसिंग अ डिफाइंड बुक और नॉट किताबी। Muslim women can only marry a Muslim man. अंडर शिया लॉ, शियाज में कोई भी मुस्लिम, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है, दे कैन नॉट मैरी अ नॉन मुस्लिम, वो नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई शिया मेल किसी नॉन मुस्लिम फीमेल से शादी करता है या शिया फीमेल किसी नॉन मुस्लिम मेल से शादी करती है, दैट इज टोटली वॉइड अंडर द शिया लॉ, वो टोटली वॉइड है शिया लॉ में। व्हाट वी हैव स्टडीड इज, इफ वी टॉक अबाउट द सुन्नीज, सुन्नी मेल किसी भी सुन्नी फीमेल से शादी कर सकता है, किसी भी सेक्ट की या किताबिया से, ठीक है। ही कैन नॉट मैरी एन अडल्ट्रेस और फायर वर्शिपर, अगर वो किसी अडल्ट्रेस या फायर वर्शिपर से शादी करता है तो ऐसी मैरिज इरेगुलर होगी, वेयर एज दैट इज वॉइड अंडर द शिया लॉ, बट शिया लॉ में वो मैरिज जो है वो वॉइड होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज द इद्दत, कंसेप्ट ऑफ इद्दत। इद्दत का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पीरियड कि अगर मैरिज जो है डिसॉल्व होती है, डेथ हो गई हस्बैंड की या डाइवोर्स की वजह से, अगर मैरिज डिसॉल्व होती है डेथ या डाइवोर्स की वजह से, तो कुछ टाइम तक जो वुमेन है वो रीमैरी नहीं कर सकती है। अप टू सर्टेन टाइम द वुमेन कैन नॉट रीमैरी, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? दैट इज द नोन एज द पीरियड ऑफ इद्दत। So iddat is the period during which a Muslim woman cannot marry cannot marry any other person if the marriage is dissolved by death or divorce. अगर मैरिज जो है डेथ या डाइवोर्स से डिसॉल्व होती है, तो अंडर सुन्नी लॉ, सुन्नीज में अगर कोई भी मैरिज करता है किसी ऐसे वुमेन से दैट इज ऑब्जर्विंग इद्दत पीरियड, देन दैट मैरिज इज इरेगुलर, वो मैरिज इरेगुलर होगी ना कि वॉइड। बट शियाज में अगर कोई ऐसी वुमेन से शादी करता है तो ऐसी मैरिज वॉइड होगी ना कि इरेगुलर, ठीक है। सुन्नीस में ऐसी मैरिज इरेगुलर होगी, शियाज में ऐसी मैरिज क्या होगी? दैट इज अ वॉइड मैरिज। सो दिस इज रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ इद्दत। नाउ इद्दत जो है वो कितना ऑब्जर्व करना होगा? इन केस ऑफ डेथ दैट इज 4 months and 10 days तक मुस्लिम वुमेन जो है किसी और से शादी नहीं कर सकती है। इफ वी टॉक अबाउट डाइवोर्स देन दैट इज 3 lunar months, तो 3 lunar months तक जो है ही कैन नॉट मैरी एनी अदर पर्सन, सो इतने टाइम तक उसको जो है इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना होगा। So with this we have done regarding the absolute incapacity and the relative incapacity. Now the third one is that is prohibitive incapacity. Now what is prohibitive incapacity? This arises from polyandry and a Muslim woman marrying a non-Muslim. ये पॉलीएंड्री से अराइज करती है एंड अ मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? भी एक जो फीमेल है वो एक से ज्यादा मैन से शादी नहीं कर सकती है। तो मुस्लिम लॉ में पॉलीगैमी इज अलाउड, नॉट पॉलीएंड्री। इन मुस्लिम्स पॉलीगैमी इज अलाउड, नॉट पॉलीएंड्री इज नॉट अलाउड। तो पॉलीएंड्री का मतलब होता है दिस मीन्स द एक्ट ऑफ हैविंग more than one husband. So polyandry is forbidden in Muslim system and a married woman cannot marry second time as long as the first marriage subsist. जब तक कि फर्स्ट मैरिज जो है वो सबसिस्ट करती है। तो अगर कोई भी ऐसी शादी करता है अ मुस्लिम वुमेन मैरिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस रूल दैट शेल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी, एंड अगर कोई भी ऐसी शादी से चिल्ड्रन होती हैं दैट आर इलेजिटिमेट, तो दिस इज प्रोहिबिटिंग। इसके नेम से ही क्लियर होता है दैट दिस इज प्रोहिबिटिव, दिस इज द प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी, नो वन कैन मैरी अंडर दिस। नेक्स्ट वन इज दैट इज मुस्लिम वुमेन मैरिंग अ नॉन मुस्लिम। अगर कोई मुस्लिम वुमेन शादी करती है
किसी नॉन मुस्लिम से, whether he is a Christian or Jew or adulterer or fire worshipper, that is irregular as we have already discussed under the Sunni law, but that is void under the Shia law. But वो Shia law में क्या है? That is void. Next is that is fourth one is that is directory incapacity. That is directory incapacity. Directory incapacity किस चीज से arise होती है? This arises from four things. That is marrying a woman unseen. Second is that is prohibition of divorce. Third one is that is marrying during pilgrimage. Fourth one is that is marriage with a sick man. So first one is that is women unseen. इसका मतलब क्या है? It is unlawful. It is unlawful to marry a woman who is already pregnant by her former husband. अगर कोई वुमेन ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उसके फॉर्मर हस्बैंड से, देन इट इज अनलॉफुल टू मैरी दैट वुमेन. ये अनलॉफुल है ऐसी वुमेन से शादी करना. सेकेंड इज अगर कोई मैरिज सपोज हस्बैंड ने वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, ए और बी है, द हस्बैंड इसने 3 बार तलाक 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 जो है प्रोनाउंस कर दिया. अब इनका जो रीयूनियन है वो प्रोहिबिटेड है. ये दोबारा से साथ में नहीं रह सकते. वंस ही हैज गिवन डाइवोर्स टू हर प्रोनाउंस तलाक 3 टाइम्स. अगर इनको दोबारा से रीयूनियन करना है तो जो बी है वुमेन है, इसको वाइफ को किसी और से एक्स से शादी करनी होगी. इस मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करना होगा. इसको डाइवोर्स देना होगा. शी हैज टू अंडरगो द पीरियड ऑफ इद्दत, देन ओनली शी कैन री मैरी अगेन. So this is known as the practice of halala. So reunion is prohibited except after the lawful marriage of the woman with another man and then it being dissolved after consummation. So this is the prohibition of divorce, that is the second incapacity directory के अंदर. Third one is that is marriage during pilgrimage. अगर कोई शियाज में शादी करता है पिलग्रिमेज के दौरान, देन दैट इज अ वॉइड मैरिज. तो ऐसी शादी क्या होगी? वॉइड होगी. तो जो शेफीज हैं, मलिकीज हैं, हनबलीज हैं, दे होल्ड मैरिजेस विद द सीक्रेट टेरिटरी ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का आर इर्रेगुलर. शियाज में ऐसी शादियां वॉइड होती हैं बट दे विल बी इर्रेगुलर. बट वो इर्रेगुलर होंगी. ठीक है, शैफीज, मलिकीज, डिफरेंट स्कूल्स, वी नो दैट. ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ सुन्नीज. तो उनका ये मानना है कि ये मैरिज जो है वो इरेगुलर होगी, ना कि वॉइड. बट शियाज कहते हैं कि अगर कोई मैरिज करता है पिलग्रिमेज पे, रिलीजियस यात्रा के दौरान मक्का पे, देन दैट इज अ वॉइड मैरिज. फोर्थ वन इज दैट इज मैरिज विद अ सिक मैन. अगर कोई मैरिज करता है किसी ऐसे मैन से, सिक मैन से, जो ऐसे किसी डिसीज से सफ़र कर रहा है जो इतना फेटल है विच इज़ लाइकली टू बी फेटल, दैट इज द इनवैलिड. अगर कोई किसी से ऐसे किसी पर्सन से शादी कर रहा है जो बीमार है फेटल डिसीज से, तो ऐसी मैरिज इनवैलिड होगी. बट हाँ, अगर वो रिकवर कर जाता है एंड द मैरिज इज कॉन्ज्यूमेटेड, इफ ही रिकवर्स एंड द मैरिज इज कॉन्ज्यूमेटेड, देन दैट बिकम्स अ वैलिड मैरिज. फिर वो जो है वैलिड मैरिज हो जाएगी. So these are the 4 incapacities that we have studied. So let's just give a quick review of this. Muslim law में 3 essentials है marriage के लिए. That is first one is proposal and acceptance. Second is competent parties. Third one is no legal disability. No legal disability में we have studied 4 incapacities: absolute, relative, prohibitory and directory incapacity. So we have studied the concept of iddat, what is iddat, and we have discussed what is option of puberty. And option of puberty में the requirement is the marriage should not be consummated. So
Before I end this lecture, you can follow me on the Telegram channel learners. आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर योर स्पेशल फ्री एंड प्लस क्लासेस. एंड before I end this video, there is a special offer that is running on Unacademy, that if you take the subscription of Unacademy, then you will get 23% off by using this code, that is VP Law. एंड कर्नाटका स्टेट स्पेसिफिक बैच जो है वो 5th Jan से स्टार्ट हो रहा है. 6 months का ये बैच है, कन्नड़ा एंड इंग्लिश में. सो दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, यू कैन जस्ट जॉइन दिस बैच. दिस इज़ अनदर बैच जो प्रारंभ बैच है, 18 months का ये बैच है. डिटेल्ड इसमें आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. अगेन यू कैन जस्ट जॉइन दिस बैच. दिस इज़ रैपिड रिवीजन फॉर यूपी एंड छत्तीसगढ़ जुडिशरी बैच. यूपी के प्रीलिम्स के लिए स्पेशल बैच है. तो अगर आपको टेस्ट सीरीज करनी है देन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साथ में आप टेस्ट भी दे सकते हो अनअकैडमी पे. दीज आर द डिफरेंट मॉक्स दैट यू विल गेट along with the theory class. So thank you so much learners. To like the video, share it with your friends.